फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 411 409 भाग 2। एक भयानक अनुभव के बाद जागना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 409 भाग 2। एक भयानक अनुभव के बाद जागना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर रिया की आंखें नम हो गईं और उसने अपने हाथों से उसे अपने चारों ओर लपेट लिया और उसके चौड़े कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कुछ दिन पहले उनके साथ हुई दुर्घटना के बारे में सोचते हुए रोने लगी। एलेक्स ने उसकी पीठ सहलाई और जब उसने रोना बंद किया तो उसने उसके आंसू पोंछे और बोला, लो कुछ खा लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। रिया ने एलेक्स द्वारा बताई गई जगह की ओर देखा और देखा कि पत्तों के ऊपर बुना हुआ मांस रखा हुआ था। उस स्थान के पास ही आग जल रही थी जिससे उन्हें कुछ गर्मी मिल रही थी। रिया ने सिर हिलाया और थोड़ा मांस चबाया जबकि एलेक्स उसके सिर को सहला रहा था। यह आपके और अन्य लोगों के लिए कठिन रहा है, लेकिन हम ठीक हैं। अंत में यही बात मायने रखती है। रिया ने सिर हिलाया और उसकी गर्मजोशी का आनंद लेते हुए अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। एलेक्स थोड़ा सा उसके करीब आ गया और कुछ देर तक उसकी संगति का आनंद लेने के बाद उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। टिमटिमाती सुनहरी रोशनी ने सबको घेर लिया। पूरी गुफा सुनहरी जगमगाहट से जगमगा रही थी और यहाँ तक कि बाहर का अंधेरा भी रोशन हो रहा था। गुफा में मौजूद लोगों की भौहें तन गईं और उनके चेहरे पर भाव विकृत हो गए। मानो किसी भयानक स्वप्न से जागकर कई लोग अचानक चिल्ला उठे। आ हा हा हफ हफ। उनमें से हर एक ने भारी सांस ली। उनकी पीठ से पसीना टपक रहा था। एक उल्टी सी गंध ने उन पर हमला कर दिया। क्या मैं नर्क और स्वर्ग में हूँ? मैक्स ने ऊपर अंधेरी छत की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। उसकी दृष्टि में हलचल मची हुई थी और उसका दिमाग उलझन में था। हम कहाँ हैं? वे उस सुअर की तरह चीख रहे थे जो कुछ क्षण पहले मारा गया प्रतीत हो रहा था, लेकिन अगले ही क्षण उसे पता चलता है कि वे जीवित हैं। आपदा का भयावह दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया जिससे उनका शरीर भय से कांप उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप सब न तो नरक में हैं और न ही स्वर्ग में। आप सभी जीवित हैं। इन शब्दों से वे शांत हो गए, लेकिन जल्द ही उन पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से मैं आप में से केवल इतने लोगों को ही बचा पाया हूँ। सभी ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और पाया कि एलेक्स खोखली आंखों से उन्हें घूर रहा था। जब वे शांत हुए तो उन्हें वह भयावह अनुभव याद आया जिससे वे गुजरे थे। वे कभी भी ऐसी स्थिति दोबारा नहीं चाहते थे। प्रभाव से पहले उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उनका अस्तित्व मिट जाएगा। वे कुछ और नहीं बल्कि चींटियां थीं जिन्हें वह आदमी कुचल सकता था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उनका दिमाग एक पल के लिए बंद हो गया हो और उनकी चेतना क्षीण हो गई हो, लेकिन उनके शरीर को जो पीड़ा हुई उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस तरह के अनुभव से गुजरने के बाद उनके लिए सीधे सोचना काफ़ी अच्छा था। बाकी लोगों का क्या हुआ? क्या वे सभी मर गए हैं? जॉनसन ने ही चुप्पी तोड़ी, लेकिन उनके सवाल ने मौत की एक और लहर ला दी। एक झटके में इतने सारे लोगों को खोने की सच्चाई ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह एक भयानक दुस्वप्न था। सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति वहां शारीरिक रूप से उपस्थित भी नहीं था और यह केवल उसकी इच्छा थी, फिर भी वह सभी को मिटाने में सक्षम था। उनके लिए जीवित रहना और उस व्यक्ति का जीवित रहना एक आशीर्वाद माना जा सकता है जिसने असंभव को संभव बनाया। वे अपने जीवन के लिए इस व्यक्ति के ऋणी हैं। ये सोचते ही उनका पूरा शरीर भय से कांप उठा। पहली बार एलेक्स के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी भावनाएं अस्त व्यस्त थीं। उसके अंदर सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। 10,000 सैनिकों ने मेरी इच्छा का पालन किया। अगर मैंने अरखाम की रक्षा करने और उसके साथ लड़ने का फैसला नहीं किया होता तो वे सभी पश्चिमी क्षेत्र में भाग गए होते और उन्हें इतनी बड़ी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वह बेनामी आदमी मेरा सिर और अरखाम सेना लेने आया था, लेकिन तुम सब बीच में फंस गए। यह मेरी गलती थी, एलेक्स ने निर्जीव निगाह से कहा। बचे हुए सैनिकों ने एलेक्स को देखा और उसे शांत करना चाहा, लेकिन उसकी ठंडी निगाहों को देखकर उनमें से कोई भी बोल नहीं पाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने अपने मन की बात कहने के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोल लीं। उसकी आंखें तेज हो गईं और उनमें एक ठंडी चमक चमकने लगी। ये पाप मैं अपने हृदय में लेकर चलूंगा। मैं उस प्राणी को खोज लूंगा। नहीं, मैं उस पूरे संगठन को खोज लूंगा और उनमें से प्रत्येक का शिकार करूंगा। एक बार जब मैं उस स्तर पर पहुंच जाता हूं तो मैं अपने नाम की कसम खाता हूं कि मैं उस संगठन में भरे हर कचरे का शिकार करूंगा। मैं दुनिया के अंत तक उनका शिकार करूंगा। अगर वे मर गए हैं तो मैं उनकी लाशें खोदकर निकालूंगा और उन्हें अपवित्र करूंगा। अगर कोई लाश नहीं बची है तो मैं उनकी आत्माओं का शिकार करूंगा, चाहे उनकी आत्माएं नर्क में हो या स्वर्ग में। मैं उनका शिकार करूंगा और उन्हें यातना दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें इस पर संदेह हो सकता है, लेकिन एक बार मैं उस स्तर पर पहुंच जाऊं तो मैं उनकी आत्मा को नर्क और स्वर्ग से भी बाहर निकाल सकता हूं और फिर मैं उन्हें क्रूरता का सही अर्थ दिखाऊंगा, एलेक्स ने अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहा। उसका शरीर जानलेवा चमक से ढका हुआ था। हत्या का इरादा केवल उसके इर्द गिर्द ही मंडरा रहा था, लेकिन यह इतना घना था कि हर कोई एलेक्स के पीछे लाखों लाशें देख सकता था।
वह छोटा सा उभरा हुआ पत्थर जिस पर एलेक्स बैठा था लाशों का पहाड़ लग रहा था और एलेक्स की आंखों में उन लाखों प्राणियों का क्रोध दिखाई दे रहा था जो रक्त के सागर से बाहर निकलकर दुनिया को रक्तपात से भर देना चाहते थे। एलेक्स, अपने रक्त के इरादे पर नियंत्रण रखें। एलेक्स की मोटी खूनी आभा पलक झपकते ही गायब हो गई और सभी को उनके विचारों से बाहर निकाल दिया। माफ करना, ऐसा लगता है कि मैं एक पल के लिए अपने आप को खो बैठा था, एलेक्स ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। मेरे प्रभु, हम भी मजबूत बनेंगे और अपने मृत भाइयों की ओर से बदला लेंगे, मैक्स ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। महाराज, ये स्थान कहाँ है? क्या हम किले के पश्चिमी क्षेत्र के पास हैं या कहीं और? एयोन ने भ्रमित भाव से पूछा। ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहरी इलाके में हैं। मैंने आप सभी के जागने का इंतजार किया ताकि हम एक साथ बाहर जा सकें। तो इससे पहले कि हम यहाँ से चले जाएं, आप सभी जी भरकर खा सकते हैं। मैंने इस अवधि के दौरान बहुत सारे शिकार किए हैं। बादल की गरज, भोजन का नाम सुनते ही सभी के पेट से भूख की आवाजें निकलती हैं। वे सभी अपनी लार निगलते हुए लालच से मांस पर झपट पड़े। मैंने कभी इतना जीवंत महसूस नहीं किया, मैक्स ने मांस चबाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स को लगा कि शायद इतना मांस भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन सौभाग्य से ये पर्याप्त था। जब सभी ने अपना पेट भर लिया और अंततः कुछ ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो एलेक्स ने निर्णय लिया कि अब सामान पैक करने का समय आ गया है। उन्होंने रात्रि विश्राम किया और फिर सुबह होते ही उस स्थान को अलविदा कह दिया जहां वे पिछले 8 दिनों से रह रहे थे। गुफा से बाहर निकलकर समूह मानवों के चिन्हों की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। सूर्योदय की दिशा में 6 घंटे तक चलने के बाद एलेक्स को अंततः थोड़ा सा मानसिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। वहां पास में 3 मनुष्य हैं। जल्दी से मेरे पीछे आओ। डॉट 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 क्रैकल। शिकार किए गए जानवर के पैरों के 2 टुकड़े आग पर लटका दिए गए। 3 आदमी एक घेरे में बैठे थे और मांस को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। सरसराहट, सरसराहट। अचानक उन्हें पत्तों की सरसराहट सुनाई दी और उनमें से एक बुदबुदाया, लगता है हवा काफी तेज है। बहुत तेज हवा चल रही है। तुम क्या कह रहे हो? आज तो हवा भी नहीं चल रही है। आप बहुत देर से भूखे हैं और आपको भ्रम हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है, ग्लेन ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। सरसराहट की आवाज बढ़ गई जिससे सभी सतर्क हो गए। अरे, क्या आसपास कोई जानवर है? केन ने सतर्क भाव से कहा। अरे, लगता है इसकी गंध ने किसी जंगली जानवर को आकर्षित कर लिया है। काय करते, चलो इसे छोड़कर भाग जाएं। अगर यह मजबूत है तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, ग्लेन बोला। चुप रहो, केन और रोनी एक साथ चिल्लाए। भूमि के विनाश के कारण आजकल भोजन दुर्लभ हो गया है। हमारे गांव को किस्मत का साथ मिला है और इसीलिए जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई है, केन बोला और आवाज की दिशा में देखने लगा। आइए पहले हम देख लें, केन ने सुझाव दिया। उनमें से 3 उठे और झाड़ियों की ओर देखने लगे। सरसराहट की आवाजें नजदीक आने लगीं और उनकी सांसें उखड़ने लगीं। अंततः उनकी नज़र एक भारी भरकम व्यक्ति पर पड़ी, जिसके हाथ में टूटी हुई कुल्हाड़ी थी और नंगी छाती पर खून के धब्बे थे। डर के मारे उनके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और वे चिल्ला उठे, हे भगवान, ये तो डाकू हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 412-410। हम किले में नहीं हैं। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 410। हम किले में नहीं हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैक्स का जबड़ा चौड़ा हो गया और उसे उस समय ठेस पहुंची जब उसे दूसरे पक्ष ने डाकू बता दिया। हम डाकू नहीं हैं और न ही हम इस तरह के जघन्य कार्य करते हैं। कर्कश भारी आवाज सुनकर तीनों डर के मारे चीख पड़े। उनकी आंखों में एक भारी भरकम आदमी का दृश्य दिखाई दे रहा था जिसका शरीर खून से सना हुआ था। उस आदमी के शरीर का ऊपरी कवच फटा हुआ था, जिससे उसकी मांसल छाती पर जख्म और जलन के निशान दिख रहे थे। उसके शरीर से एक अथाह आभा निकल रही थी जिससे उनके पैर नर्म हो गए थे। उसकी दुर्गंध सड़े हुए मांस की तरह थी, मानो उसने महीनों से सांस ही न ली हो। उनकी उपस्थिति उन लोगों को डराने के लिए पर्याप्त थी जो अभी तक जागे भी नहीं थे। क्रिंकल, सरसराहट। फिर से सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं और जल्द ही बहुत से लोग उनके सामने आ गए। वे सभी हथियार से लैस थे और उनमें से हर एक ने टूटी हुई बनियान पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था कि वे आज के शिकार के लिए तैयार हैं। उन्हें पाकर उनके होंठ टेढ़ी मुस्कान से मुड़ गए थे। ऑन ने मैक्स के कंधे को थपथपाया और संकेत दिया कि वह आगे की कार्यवाही अपने हाथ में ले लेगा। देखो मैक्स, तुमने उन्हें डरा दिया है, मुझे इसे संभालने दो। ऑन ने बड़बड़ाते हुए उन तीनों की ओर कदम बढ़ाया जो प्रत्येक कदम पर डर के मारे पीछे हट रहे थे। नमस्ते दोस्तों, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी सज्जन हैं, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण हम यहाँ फंस गए हैं, इसलिए कृपया हमें बाहर निकलने का रास्ता बताएं। सज्जन, आप तो बिल्कुल सज्जन आदमी जैसे दिखते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। एयोन की मुस्कुराहट देखकर तीनों ने सोचा, जो उन्हें काफी खतरनाक लग रही थी।
पिछले आदमी असभ्य लग रहे थे, लेकिन यह आदमी संदिग्ध और चालाक लग रहा है और लोगों के साथ खेलने में उसे मजा आता है। भयानक कल्पना ने उनके दिमाग को घेर लिया। अपनी जान बचाकर भागो, केन चिल्लाया और भाग गया। ग्लेन और रोनी भी उसके पीछे चले गए। उन्हें डरकर भागते देख एयोन का चेहरा कठोर हो गया। फटट, कम से कम वे मुझे देखकर भागे नहीं। तुमने उन्हें बुरी तरह डरा दिया, मैक्स पागलों की तरह हंसते हुए बोला। हंसना बंद करो और उन्हें पकड़ो। मैक्स और एयोन ने पीछे से आदेश सुना और उनकी नज़र बदल गई और वे उन आदमियों के पीछे भागे। जॉनसन, जो एलेक्स के साथ पीछे खड़ा था, को ये स्थिति काफ़ी हास्यास्पद लगी और वह अजीब निगाहों से एलेक्स को देखने लगा। एलेक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे और रिया को छोड़कर तुम सब पहाड़ी डाकू जैसे दिखते हो। अगर मैं आम आदमी होता तो मैं भी अपनी जान बचाकर भाग जाता। एलेक्स के शब्द सुनकर जॉनसन सहित सभी के होंठ हिल गए। क्या तुम्हें ये बात सीधे हमारे मुंह पर कहनी थी? रिया उनकी बातचीत सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और सबकी तरफ देखने लगी। निश्चित रूप से, अगर कोई आम आदमी उन्हें देख लेता है तो वह उनकी टोली को डाकू समझ लेता है। तुम दोनों ने साफ कपड़े पहने हैं, जबकि हम दोनों ने वही टूटा हुआ कवच और उसके नीचे बहुत बड़ा कवच पहना हुआ है। हमारे पास तुम्हारे जैसे अतिरिक्त कपड़े नहीं हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब जॉनसन और एलेक्स बहस कर रहे थे तो पूरे स्थान पर चीखने चिल्लाने और रोने की तेज आवाजें गूंजने लगीं। और जल्द ही 3 शव जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े। एयोन और मैक्स ने एलेक्स के सामने तीनों को फर्श पर गिरा दिया। एलेक्स ने उनके कांपते शरीर देखे और आह भरी। आप तीनों कृपया मेरे और मेरी पत्नी के चेहरे को देखिए। क्या हम दोनों डाकू जैसे दिखते हैं? तीनों अपना सिर हिलाने ही वाले थे, लेकिन एलेक्स और रिया के चेहरे देखकर बीच में ही रुक गए, जिससे उनके मुंह खुले रह गए। हम कुलीन लोग हैं। कुलीन लोग इतना नीचे नहीं गिरते और इस तरह की हरकतें नहीं करते। मैं अपने कुलीन वंश की शपथ लेता हूं कि मैं न तो तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा और न ही मारूंगा। महाराज, क्या आपने एक बार नहीं कहा था कि कुलीन और डाकू एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? मैक्स ने भ्रमित भाव से कहा। मौन। मैक्स की बातें सुनकर सभी की लार टपक पड़ी और तीनों कांपने लगे। एलेक्स के माथे पर एक मोटी नस उभर आई। उसने अपने आदमियों को बहुत सी बातें सिखाई थीं, लेकिन उसकी सारी बातों में से इस कमीने को केवल यही बातें याद रहीं। एलेक्स ने इशारा किया और लोगों का एक समूह मैक्स पर टूट पड़ा और उसे घसीटकर ले गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कभी कभी उसे मानसिक दौरे पड़ते हैं। तो उसे नज़रअंदाज करोगी, है न? उन तीनों ने जोर से अपना सिर हिलाया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मित्रों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आसपास कोई शहर या गांव है और वह कौन सी जगह है? वे तीनों झिझक रहे थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जबकि अंदर ही अंदर एक दूसरे पर पहले बोलने के लिए दबाव डाल रहे थे। केन ने अंततः हार मान ली और अपने होंठ खोल दिए। हम क्रेस्टफोर्ड गांव के पास हैं, जो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। हमारा गांव भोजन के लिए ज़्यादातर शिकार और कृषि पर निर्भर है, इसलिए हम अक्सर शिकार करने के लिए क्रेस्टफोर्ड जंगल में आते हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया और अपना अगला सवाल पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अरखाम और किनले के बीच युद्ध का क्या हुआ? तीनों व्यक्तियों की आंखें एक क्षण के लिए चमक उठीं। ग्लेन, जो अब तक चुप था, हिम्मत जुटाकर बोला, क्या आप उस युद्ध के बचे हुए लोग हैं? अचानक ही वातावरण ठंडा हो गया, जिससे ग्लेन की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ ऐसा पूछ लिया है जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। एलेक्स का सहज भाव कठोर हो गया। हाँ, वह कठोर भाव से बोला। केन ने अपनी लार निगलते हुए बताया, हम किनले के खिलाफ युद्ध हार गए। हमारे दूसरे राजकुमार की मृत्यु हो गई। हम किनले पक्ष के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक हमें पता है, एक तीसरे पक्ष ने हस्तक्षेप किया था। तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता चलीं? क्या ये बातें छिपाकर नहीं रखनी चाहिए? जॉनसन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? महामहिम की मृत्यु के कारण पूरा साम्राज्य शोक में है और अराजकता में डूब गया है। क्या? जॉनसन ने उलझन में बड़बड़ाते हुए एलेक्स को घूरते हुए कहा, दूसरे राजकुमार की मृत्यु कब हुई? जॉनसन के शब्द रुक गए जब उन्होंने एलेक्स की उदास मनोदशा देखी, जबकि अन्य चेहरे पीले पड़ गए। जैसे ही उसने ये शब्द दोहराए, उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें तश्तरी जितनी बड़ी हो गईं। ऐसा नहीं हो सकता, वह कांपते स्वर में बोला। एलेक्स ने ऊपर देखा और धीमी आवाज में बोला, हम किनले में नहीं बल्कि अरखाम में हैं। उसके धीमे शब्द सबके कानों में आंधी की तरह गूंज उठे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 413-411। अगले मिशन पर। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 411। अगले मिशन पर। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नज़र डालें। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नज़र डालें। प्रायोजित डिस्कवरी फीड। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने विनम्रतापूर्वक तीनों से अपने गांव का रास्ता दिखाने का अनुरोध किया। यद्यपि यह एक अनुरोध था, परंतु उनके दृष्टिकोण से यह अनुरोध से भिन्न कुछ भी नहीं था।
सभी की उपस्थिति में ये शब्द भयावह धमकियों जैसे लग रहे थे। लेकिन वे क्या कर सकते थे? उनके पास क्रेस्टफोर्ड गांव की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनके आसपास का दृश्य बदल गया और एलेक्स की आंखों ने दूर से एक मानव बस्ती को देखा। हरी वनस्पति की धारियां गायब हो गईं और साफ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई देने लगा। लेकिन ये दृश्य उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। क्षितिज तक फैली विशाल कृषि भूमि सूखी और उदास दिख रही थी। उस पर पौधे उग रहे थे लेकिन उत्पाद ज्यादा नहीं दिख रहा था। कम गुणवत्ता वाली मिट्टी से प्रति एकड़ 12-17 क्विंटल उपज मिलती है, जबकि अच्छी मिट्टी से 22-34 क्विंटल उपज मिलती है। 1 क्विंटल इक्वल 100 किलोग्राम। लियोनहार्ड की कृषि भूमि प्रति एकड़ 24 क्विंटल चावल या अन्य फसल पैदा करती है। लेकिन उनके सामने जो जमीन थी उससे प्रति एकड़ क्विंटल से भी कम उपज मिलती थी। क्या यहाँ की मिट्टी सचमुच खराब है? एलेक्स ने केन से पूछा। नहीं, हमें प्रति एकड़ 19 क्विंटल उपज मिलती थी, लेकिन सूखे और कई अन्य कारणों से फसलों की उपज कम हो गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमने उर्वरक और कई अन्य चीजें डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अन्य बातों से आपका क्या मतलब है? अधिक जानकारी के लिए आपको गांव के मुखिया से पूछना चाहिए, केन ने जवाब दिया। मैक्स ने पूछा, अगर फसल इतनी कम होती है तो आप सब कैसे जीते हैं? क्या मैंने नहीं कहा था, हम ज्यादातर शिकार करते हैं। क्रेस्टफोर्ड का जंगल छोटे छोटे जानवरों और जानवरों से भरा हुआ है। हम पालन पोषण और मछली पकड़ने में भी अच्छे हैं। शिकार से हमें कुछ सहायता मिलती है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें वन देवता का समर्थन प्राप्त है। अन्य स्थितियों में स्थिति और भी खराब है, रॉनी ने समझाया। एलेक्स ने कहा, कृपया हमें पहले गांव के मुखिया के पास ले चलो। जैसे ही एलेक्स के आदमी गांव के पास पहुंचे, उन्होंने वहां कुछ हलचल देखी। एलेक्स के कदम रुक गए और उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उसने देखा कि खुले स्थान पर काम कर रहे ग्रामीण उन्हें देखकर भाग रहे थे। कुछ लोग अपने घर में छिप गए और दरवाजे बंद कर लिए, जबकि अन्य भागते नजर आए। ऐसा लगता है कि हमें फिर से डाकू समझ लिया गया है, रिया ने बुदबुदाया। एलेक्स ने अपने आदमियों की ओर देखा, जिन्होंने घबराए हुए भाव से अपना सिर नीचे कर लिया था, और फिर केन तथा अन्य दो की ओर याचना भरी निगाह से देखा। मुझे गांव के मुखिया को सूचित करना चाहिए और गलतफहमी दूर करनी चाहिए। तब तक कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, केन बोला और गांव के अंदर चला गया। कुछ समय बाद केन के साथ कुछ लोग आए, जो एक बूढ़े व्यक्ति को साथ लेकर उनकी ओर आ रहे थे। बूढ़े आदमी ने एलेक्स की ओर जांच भरी धुंध से देखा। उसकी आंखों में थकान का भाव था। उन्होंने एक क्षण के लिए एलेक्स को देखा और पूछा, मैंने केन से सुना है कि तुम वे सैनिक थे जो एक मिशन के कारण मारे गए थे। हाँ, एलेक्स ने शून्य भाव से झूठ बोला। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने पूछताछ वाले सवालों के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब उसे पता चला कि वह हर काम में है तो वह चौंक गया। यह उसका पहला लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक नौसिखिए की तरह गड़बड़ करेगा। इसलिए एकमात्र संभावित कारण जिसके लिए उसे अरखाम में टेलीपोर्ट किया गया था, वह लेडी लक के आशीर्वाद के कारण था। उनकी किस्मत, या यूं कहें कि उनकी नियति, उन्हें कुछ करने के लिए यहाँ खींच लाई थी। केन से उन्हें पता चला कि वे अरखाम की सीमा से 600 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ से 200 किलोमीटर के बाद सैन्य चौकियां नजर आने लगती हैं। क्या आप मिशन का वर्णन कर सकते हैं? मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन क्रेस्टफोर्ड जंगल में मिशन करना थोड़ा अजीब लगता है। ये गांव मेरे अधीन है और मैं किसी भी अज्ञात व्यक्ति को बिना उचित पहचान के अपनी मर्जी से आने जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, खासकर आप जैसे लोगों को। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ। मैं मिशन के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमें यहाँ कुछ जांच करने के लिए भेजा गया था। आप देखिए कि इस जगह पर कोई खतरनाक जानवर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ ट्रांसेंडेंट रैंक और लीजेंडरी रैंक के जानवर मिले हैं जो इस जगह के नहीं हैं। हमें पास के गांव की सुरक्षा के लिए उनका शिकार करने और इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करने को कहा गया। एलेक्स को उस स्थान के बारे में पता नहीं था, लेकिन जंगल में उसके अनुभव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलेक्स की बातें सुनकर गांव के मुखिया के चेहरे पर तनाव आ गया। तो आप सभी को भी यह अजीब लगता है? एलेक्स ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बताते हुए कहा कि उनकी टीम आसपास के ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए कई दिनों से जानवरों से लड़ रही है। सर, मैं रेक्स हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, एलेक्स बोला। मैं हेनरी हूँ। आप सभी सैनिकों से मिलकर खुशी हुई। लेकिन इससे पहले कि हम और बात करें, मुझे लगता है कि आप सभी को ठीक से नहा लेना चाहिए, हेनरी ने सुझाव दिया। उसे उनके पास खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। एलेक्स अजीब तरह से मुस्कुराया और पीछे हट गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेनरी के प्रबंधन में एलेक्स के आदमियों के लिए नए कपड़ों के साथ साथ स्नान की भी व्यवस्था की गई। रिया ने गांव की महिलाओं को अलग से खींच लिया। गांव के लोग काफ़ी सरल थे और गांव की महिलाएं काफ़ी खुले विचारों वाली थीं। उन्होंने रिया को उस दुष्ट आदमी से खींचा और उसे नहाने में मदद की, और वे उसकी सुंदरता और दूधिया मुलायम त्वचा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो उनके विपरीत थी। हालांकि वह दिखने में बहुत क्षीण थी, लेकिन उसके शरीर से खुशबू आती थी। गांव की औरतें उसकी बहुत तारीफ करती थीं और कुलीन औरतों के साथ घुलने मिलने में खुश होती थीं, जो उनके लिए एक दुर्लभ बात थी।
रिया की पतली त्वचा उनकी प्रशंसा को सहन नहीं कर पाए और उसने शर्म से अपना सिर हिला दिया। डॉट 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 डॉट। जब एलेक्स और उसके लोग अंततः गांव में आराम से बैठ गए तो क्रेस्टफोर्ड गांव से दूर एक समूह अपने काम में व्यस्त था। यह क्षेत्र अंधकार में और सड़ा हुआ था, जिससे एक अजीब सी भयावहता का एहसास होता था। हवा में गाढ़ा काला धुआं फैल रहा था जो सांस के द्वारा अंदर लेने पर जहर की तरह कार्य करता था, जिससे जानवर मर जाते थे या उनमें भगदड़ मच जाती थी। 5 छायाएं प्रकट हुईं और उस जगह से गुजरने लगीं। वातावरण और काले धुएं ने उन पर कोई असर नहीं डाला, बल्कि उनकी शक्ति और बढ़ गई। ये जगह बिल्कुल उपयुक्त लगती है, उनमें से एक ने आगे बढ़ते हुए कहा। पेड़ हिलने लगे और शाखाएं एक दूसरे की ओर बढ़ने लगीं। उसने उसे देखा और एक मोहक मुस्कान के साथ बोली, बुरे लड़के, ये तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी ओर बढ़ती हुई शाखाएं अचानक मुरझा गईं और फिर पेड़ भूसा बन गया। चलो इसे तैनात करते हैं, उसने कहा और बक्सा बाहर निकाला। महिला ने एक बक्सा खोला और एक काली आभा चारों ओर फैल गई, जिससे पूरा इलाका अंधकार में ढक गया। लेडी मॉस, ये बहुत मजबूत लगता है। मॉस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उन 5 की ओर देखा जो किसी चीज़ के काले पिन से निकलने वाली आभा से दबे होने के कारण काम रहे थे। तुमने इसके बारे में क्या सोचा? ये पवित्र बीज है जो हमें हमारे भगवान के शासन को बहुत तेजी से लाने में मदद करेगा। इस चीज़ की मदद से दुनिया हमारे भगवान के अस्तित्व को जान जाएगी और जल्द ही उसकी पूजा करेगी। मॉस ने बड़बड़ाते हुए जमीन से एक पदार्थ का काला पिन रखा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह एक काली ज्वाला के साथ जलने लगा और चारों ओर अशांत जल प्रवाह की तरह काला धुआं फैल गया। हमारा काम यहीं समाप्त हो गया। तुम तीनों यहाँ खड़े रहो और इस जगह की रखवाली करो। लो, तुम मेरे साथ आ रहे हो, हमें कुछ काम करने हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 414-412। मैं एक रास्ता ढूंढूंगा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 412। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरखाम के बाहरी इलाके में एक आदमी उस जगह से गुजर रहा था और एक छोटे से आरामदायक और फूस के मकान के सामने पहुंचा। माहौल सचमुच गर्म और शांतिपूर्ण था। लोग बहुत प्यारे और भोले थे तथा उनसे अपने जैसा व्यवहार करते थे, जिससे उनका दिल छू गया। चरमराहट। लकड़ी का दरवाजा खुला और चिमनी के पास बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। हेनरी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या तुमने अपने बाल रंगे हैं? एलेड के बाल खून से सने होने के कारण लाल थे, लेकिन हेनरी समझ गया कि यह सुनहरे रंग का था। अब उसने देखा कि उसके बाल लंबे और काले थे। नहीं, यह मेरे बालों का मूल रंग है, एलेक्स ने जवाब दिया और हेनरी के बगल में बैठे एक स्टूल को खींच लिया। मैंने मिशन के लिए अपना रंग बदल लिया था। मैं एक पतित कुलीन व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। कुछ लोग उनके विशिष्ट बालों के रंग को केवल रॉयल ऑफ किनले के रूप में पहचान सकते हैं। उनके सुनहरे सुनहरे बाल चमकते थे जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करते थे। इसलिए सुरक्षा के लिए एलेक्स ने अपने बाल काले रंग में रंग लिए और अपना नाम बदल लिया। और उसके अंतर्निहित कारण के बारे में उसे नहीं लगता कि कोई ऐसा था जो उसके बारे में जान सकता था। काफ़ी समय हो गया, सर हेनरी। नहाने के बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने अपना सिर उठाया और हंसने लगा। क्या हमारे साधारण गांव की व्यवस्था आपको पसंद है? हाँ, ये काफ़ी आरामदायक है। सर हेनरी, आप हाल के घटनाक्रम के बारे में कितना जानते हैं? एलेक्स को नहीं पता था कि वह यहाँ से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र कर सकता है, लेकिन उसे जितना संभव हो सके उतनी जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। वह विदेशी धरती पर थे और यह कोई औपचारिक यात्रा नहीं थी। हेनरी ने अपनी भौहें उठाईं और उदास स्वर में पूछा, तुम्हें कितना पता था? मुझे केवल इतना पता है कि हमारा अरखाम साम्राज्य खो गया है। मुझे विवरण के बारे में अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि मैं और मेरी टीम चल रहे संकट के दौरान पूल में लेटे हुए थे। हेनरी ने देखा कि एलेक्स ने शायद मुस्कुराकर बात की थी, जैसे कि वह कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी सतह के नीचे छिपी असली उदासी और अदम्य क्रोध को सुना जा सकता था। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वह सही है या नहीं। मैंने यहाँ आने वाले भाड़े के सैनिकों से इस बारे में बहुत कुछ सुना है। भाड़े के सैनिक? हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दर्जनों शक्तिशाली जानवर पास आ रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि जो खतरा हो उसे मार दें। क्या ये बहुत महंगा नहीं है? हेनरी हंसकर बोला, हम उन्हें किराए पर नहीं रखते। हम ज्यादातर जानकारी शिकारियों के समूह या भाड़े के सैनिकों के समूह को देते हैं। जानवरों का उपयोग जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। उनके शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल अनोखी चीज़ें बनाने में किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा जानवर है जिसका अधिक मूल्य नहीं है तो हम कुछ कीमत देते हैं। नहीं, अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। कृपया इसे अन्य ग्रामीणों से गुप्त रखें, नहीं तो वे डर जाएंगे और असहज महसूस करेंगे। एलेक्स ने सिर हिलाया और जैसे ही हेनरी ने समझाना शुरू किया उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई।
अरखाम और किनले के बाद सेनाएं तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से पराजित हो गईं। दानव प्रकट हुआ और उसने दोनों पक्षों की सीमाओं पर कब्जा कर लिया। वे दोनों ओर से अपनी सीमा को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई लोगों का मानना था कि उच्च श्रेणी के राक्षसों ने हस्तक्षेप किया और युद्ध के पैमाने को बिगाड़ दिया। एलेक्स ने बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अजीब से भाव के साथ अपने होठों को चटकाया। उसकी आंखों का रंग उड़ गया और वह भूल गया कि क्या कहना है, क्योंकि वे तर्क के माध्यम से चल रही चीजों को समझने के उसके प्रयास को विफल कर रही थीं। पहला, राक्षस अचानक कैसे प्रकट हो गए। जैसे ही वे पराजित हुए, राक्षसों ने कब्जा कर लिया। ये कहना हास्यास्पद था कि वे कहीं से भी प्रकट हुए। चूंकि वार्प गेट आदमी के हमलों से नष्ट हो सकता था, इसलिए दो संभावनाएं थीं। या तो राक्षस कहीं अपनी उपस्थिति छुपा रहे थे या उन्होंने उस उच्चतर प्राणी की उपस्थिति के साथ एक ताना द्वार का निर्माण किया था। फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परिणाम ऐसा होगा। और यह सब कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि उसके लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। सीमा पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया था, इसलिए किले के सभी रास्ते बंद हो गए होंगे, तो अब वह घर कैसे जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके लिए राक्षसों को पराजित करना आवश्यक है और इसके लिए किले या अरखाम में से किसी एक को आक्रमण करना होगा। लेकिन चूंकि राक्षस अभी भी कब्जा किए हुए हैं, इसका अर्थ है कि किले ने ये कदम नहीं उठाया है। एलेक्स ने इस मामले पर व्यथित होकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वह अपने राज्य और अपनी पत्नियों के बारे में चिंतित था। वे कैसे हैं, अब वे क्या कर रहे हैं। क्या होगा अगर उन्होंने ये सोचकर गलत कदम उठा लिया कि मैं मारा गया, या वे अब शोक मना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे किसी तरह जान सकेंगे कि वह जीवित है। वह जानता था कि एथेना इसे महसूस कर सकती है। हेनरी ने उस युवक को देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। युवक, मैं जानता हूं कि तुम निराश और क्रोधित महसूस कर रहे हो क्योंकि हम हार गए। परिणाम नहीं, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने की भावना महत्वपूर्ण है। जब तक आप जैसे लोग मौजूद हैं जो अपने दांत पीसते हैं और आपदा का सामना करने के लिए फिर से खड़े होते हैं, तब तक हमारा अरखाम डूबेगा नहीं। यद्यपि यह एक गलतफहमी थी, एलेक्स ने हेनरी की वास्तविक चिंता और परेशानी को महसूस किया। एलेक्स ने मुस्कुराने की कोशिश की और अपने पुराने जुरीदार और कठोर हाथ को पकड़कर कुछ बुदबुदाया। हाँ, हम इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। अगर हमारे लिए आगे कोई रास्ता नहीं है तो हम बस रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अरखाम निश्चित रूप से फिर से उठ खड़ा होगा। इससे पहले वह अपने देश के लिए लड़ रहा था और उसने वही किया जो सही था, लेकिन अब जब वह यहाँ था, एलेक्स को लगा कि उसे उनकी मदद के लिए कुछ करना चाहिए, चाहे वह योगदान कितना भी छोटा क्यों न हो। अरखाम डेमन के हाथों में नहीं पड़ सकता। नूह की मौत से स्थिति और बिगड़ सकती है। वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वह कर सकता है। इसका उद्देश्य मियास्मा से छुटकारा पाना और अरखाम को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। उसे अपनी पहचान गुप्त रखते हुए उनकी मदद करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात, उसे अपनी पत्नियों के साथ संवाद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सैन्य चौकी में जाते समय उन्हें संचार चैनल ले जाने की अनुमति नहीं थी और वे संचार के लिए अन्य चैनलों का उपयोग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि चैनलों को वांछित आवृत्ति पर ट्यून करना आवश्यक था। हालांकि मैं इस सारी गड़बड़ी के बारे में सोचकर पहले से ही अपने सिर को फटता हुआ महसूस कर सकता हूं, मुझे यकीन है कि मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 415-413। क्या हमें जल्द ही एक नई बहन मिलेगी। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 413। क्या हमें जल्द ही एक नई बहन मिलेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। छोटी तलवार की टूटी धार कांटेदार चींटीखोर पर गहरी चोट लगी। ये 3 मीटर लंबा था और इसका शरीर नुकीले चीड़ के पेड़ों से ढका हुआ था जो 100 मीटर तक उछल सकते थे। वह चीखा और अपनी त्वचा के ऊपर से विशाल चीड़ के पेड़ों को गिरा दिया। टकराना, स्विश। कान को फाड़ते हुए कांटों की तीखी धार अविश्वसनीय गति से आगे की ओर निकली। तांग तांग। कुछ रीढ़ें विक्षेपित हो गईं, जबकि कुछ ने हथियारों और अलमारियों को तोड़कर लोगों को उड़ा दिया, लेकिन जल्द ही एक बुलबुला दिखाई दिया और उन्हें घेर लिया, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचने से बचाया जा सका। धमाका। एक और तलवार का वार मिसाइल की तरह था और उसकी गर्दन में सटीक वार हुआ। आखिरी बार संघर्ष करते हुए उसने अंततः अपने प्राण त्याग दिए। एलेक्स, जो एक पेड़ पर खड़ा था, मरने के बाद कांटेदार चींटीखोर को घूरता रहा। यह एपिक रैंक पर था, लेकिन यह ट्रांसेंडेंट रैंक से अधिक नुकसान पहुंचा सकता था। एलेक्स और उसके आदमी कुछ समय के लिए गांव में रुके थे। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले चोटी पर पहुंचने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इधर उधर आराम कर रहे थे। गांव वालों की कृपा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए एलेक्स ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे अधिक से अधिक जानवरों का शिकार करें और उन्हें गांव के मुखिया के पास पहुंचा दें ताकि वह मांस वितरित कर सकें और अन्य पिछली चीजें बेच सकें। उसने सुना था कि चींटीखोर की बड़ी रीढ़ें 5 चांदी के सिक्कों में बिकती हैं और 5 चांदी के सिक्के एक परिवार के 1 महीने के भोजन के लिए पर्याप्त होते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन सभी जीवों का शिकार करते हुए एलेक्स अपना स्वयं का अनुसंधान भी कर रहा था।
उन्होंने मिट्टी का परीक्षण किया और पाया कि उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे और लगातार समाप्त हो रही थी। हो सकता है कि अरकाम में व्याप्त प्रदूषण मिट्टी में गहराई तक समा गया हो और धीरे धीरे उर्वरता को नष्ट कर रहा हो। सौभाग्यवश एलेक्स उसे पकड़ने में सफल रहा और उसने भूमि को शुद्ध कर दिया, जिसका प्रभाव काफी स्पष्ट था। मेरे प्रभु, एलेक्स ने दूर से जॉनसन की आवाज़ सुनी और उसे बोलने का इशारा किया। हम ऐसे नहीं चल सकते, हमारे हथियार लंबे समय तक नहीं चलेंगे। मैक्स ने यह दृश्य देखकर कहा, इन्हें हथियार के बजाय कचरे के टुकड़े कहना बेहतर होगा, लेकिन सभी की क्रोधित निगाहों को देखकर वह पीछे हट गया। जॉनसन ने कहा, अगर हम इस बिंदु से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम घायल हो जाएंगे। एलेक्स ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, सभी लोग ठीक हो गए हैं, इसलिए अब जाने का समय हो गया है। एलेक्स और उसके आदमी गांव में घुसे और हेनरी की तलाश की तथा शिकार को पकड़ लिया। गांव वालों ने उनका उत्साहवर्धन किया तथा उनका आदर किया। इस परेशानी भरे समय में एलेक्स और उसके आदमियों द्वारा भरपूर भोजन लाने के कारण वे बहुत खुश हैं। एलेक्स ने हेनरी को विदा करते हुए देखा। हेनरी ने उनका हाथ पकड़ लिया और नम्रता से हाथ मिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, जब आप गांव में दाखिल हुए तब भी मैं आपसे तंग आ चुका था, लेकिन मेरे पास आपको अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हम आप सभी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है मैंने सही चुनाव किया है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, दूसरों की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में थी। एलेक्स ने हंसते हुए कहा। कुछ नमस्ते नमस्ते के बाद एलेक्स और उसके आदमी बाहर चले गए, जबकि गांव वालों ने उन्हें अंतिम बार विदाई दी। गांव की महिलाएं वहां से जाने को लेकर थोड़ी झिझक रही थीं, लेकिन फिर भी खुश चेहरों के साथ वहां से चली गईं। एलेक्स ने अपने आदमियों की ओर देखा और बोला, क्या तुम्हें योजनाएं याद हैं? अब हम अलग हो जाएंगे और एडवेंचर गिल्ड में पंजीकरण कराकर एक नकली पहचान बनाएंगे जो हमारे प्रवास के दौरान हमारी मदद करेगी। हम अब से 2 दिन बाद लूना टाउन में मिलेंगे। क्रेस्टफोर्ड गांव से कुछ किलोमीटर दूर एलेक्स और उसके आदमी क्रेस्टफोर्ड शहर में प्रवेश करने से पहले अलग हो गए। एलेक्स ने मुझे उनके लिए हथियार खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। एलेक्स ने एडवेंचर गिल्ड से लाइसेंस प्राप्त करने की योजना बनाई। उसके आदमियों को भी लाइसेंस मिल जाता और वे मिशन पर निकल पड़ते तथा रास्ते में जानकारी भी एकत्रित करते। एडवेंचर गिल्ड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी प्रत्येक साम्राज्य के शहरों में विभिन्न शाखाएं हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनके राज्य में एक साहसिक गिल्ड भी है जो 1 वर्ष पहले खोला गया था और उन्होंने ही इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया था तथा रिबन काटा था। लेकिन अब ये सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। यदि एलेक्स नए क्षेत्र में अद्यतन रहना चाहता है जहां उसका कोई पैर नहीं है, तो उसे साहसिक गिल्ड और सूचना संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति साहसिक गिल्ड लाइब्रेरी में प्रवेश कर सकता है, राक्षसों को बेच सकता है, पुरस्कार के साथ खोज कर सकता है और उपयुक्त साहसिक कार्यों की तलाश कर सकता है। इसके अलावा पकड़े जाने पर यह पहचान के रूप में भी काम आ सकता है। चूंकि उनका दल बहुत बड़ा था, इसलिए एलेक्स ने उन्हें समूहों में विभाजित किया और पंजीकरण के लिए उन्हें पास के अन्य शहरों में भेज दिया। एक ही समूह के बहुत से लोगों को एक ही स्थान पर लाइसेंस मिलना संदेह पैदा कर सकता है। अगर किसी को पता चल गया कि वह किनले से है, तो उसे फिर से लुका छिपी खेलकर अपना समय बर्बाद करना पड़ेगा। एलेक्स ने रिया के साथ रोसावा शहर में साहसिक गिल्ड में प्रवेश किया। नमस्ते, मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ? एलिस ने रिसेप्शनिस्ट को देखा जो एक लाल बालों वाली महिला थी, जिससे उसे एक पल के लिए यौवन के बारे में सोचने को मजबूर होना पड़ा। एलेक्स ने रिसेप्शन डेस्क के सामने खड़े होकर बात की। मैं और मेरी पत्नी एडवेंचर गिल्ड में पंजीकरण कराना चाहते हैं और लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, एलेक्स ने रिया को अपने पास खींचते हुए कहा। क्या आपके पास पहले से ही लाइसेंस है या आप पहली बार इस साहसिक गिल्ड में आए हैं? महिला ने संदिग्ध निगाहों से पूछा। वह अपनी प्रखर अंतर्ज्ञान के कारण एलेक्स में एक शिकारी की अनुभवी नज़रों को महसूस कर सकती थी और सोचती थी कि शायद उसने अपना लाइसेंस खो दिया है और उसे पुनः जारी करना चाहता है। एलेक्स ने अपना गाल खुजाया और मुस्कुराते हुए बोला, ये हमारा पहला मौका है। हम दोनों अपने गांव में शिकार करते हैं। पर्याप्त अनुभव होने के बाद हमें आखिरकार बड़ों से बाहर जाकर भाग्य तलाशने की अनुमति मिल गई। महिला ने सिर हिलाया और कहा, इस मामले में कृपया मेरे पीछे इस तरफ आइए। एलेक्स ने अपना सिर झुकाया और उसके पीछे चलने लगा। एलेक्स और रिया को प्रतीक्षा कक्ष में ले जाया गया। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए और थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, महिला बोली और चली गई। जब एलेक्स की नज़र उसके पीछे जा रही थी तो उसने पीछे से हल्की खांसी की आवाज़ सुनी। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब वह बोल रही थी, महाराज, लगता है आपको उस महिला में दिलचस्पी है। वापस जाकर क्या मैं दूसरों को बता दूं कि छठी बहन जल्द ही आने वाली है? एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 416-414। मेरी पत्नी एक SS रैंक एडवेंचर है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 414। मेरी पत्नी एक SS रैंक एडवेंचर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी आंखों में खतरनाक चमक देखकर एलेक्स ने अपनी लार निगल ली।
तुम गलत हो रिया, उसे देखकर मुझे बस पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वह कुछ हद तक यवोन जैसी दिखती है, एलेक्स ने उदास भाव से कहा। हालांकि वह यवोन के एक बाल के बराबर भी नहीं है। एलेक्स की उदास आंखों को देखकर रिया के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। काश हमारा संगठन यहाँ होता जो हमारी मदद कर सकता, एलेक्स ने बुदबुदाया। हम बहुत मेहनत के बाद किनले में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। जब तक हमारे पास लॉकहार्ट जैसे संसाधन नहीं होंगे तब तक दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैलाना काफ़ी मुश्किल होगा, रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। एलेक्स थोड़ा हकलाया लेकिन जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गया। आर्कहम में लॉकहार्ट व्यापारी समूह की एक शाखा होनी चाहिए। व्यापार मार्ग भले ही जाम हो जाएं, लेकिन संचार अभी भी काम करता रहेगा। रिया की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई, जिससे एलेक्स के लिए उसे गले लगाना मुश्किल हो गया। खांसी खांसी, कृपया थोड़ा संयम दिखाए। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अंदर आया, जिसके कारण रिया और एलेक्स दोनों अलग हो गए। चेहरे पर बड़े से निशान के साथ वह काफ़ी प्रभावशाली लग रहा था। मैं पॉल हूं और मैं यहाँ एडवेंचर सेंटर का प्रभारी हूँ। जिस व्यक्ति ने अपना परिचय पॉल के रूप में दिया, उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाने के लिए कहा। एलेक्स ने उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और महसूस किया कि कोई कुचलने वाली ताकत उसके हाथ को जकड़ रही है। एलेक्स ने अपने हाथ की ओर देखा और मासूमियत से पलकें झपकाते हुए उस आदमी को घूरने लगा। पॉल, तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो? पॉल का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन्होंने नए खिलाड़ियों की मजबूती को परखने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया और आश्चर्य की बात यह है कि इस लड़के के हाथ बहुत सख्त हैं। पॉल 49 वर्ष की आयु में एपिक रैंक पर थे और एडवेंचर गिल्ड के शाखा प्रबंधक थे। जीवन शक्ति और उत्साह से भरपूर लेकिन थोड़ा भोला दिखता है। पॉल को एलेक्स से शुरू में यही धारणा मिली थी। पॉल उन लोगों के मनोविज्ञान को जानता है जो साहसी बनना चाहते हैं और उनके साथ उसी के अनुसार व्यवहार करता है। पॉल ने अपना परिचय दिया और एलेक्स और रिया से अपने परिवार, पृष्ठभूमि और उनके माता पिता के नाम के बारे में पूछा। गिल्ड के पास ये निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि यह झूठ था या नहीं और जो कुछ भी उन्होंने कहा वह रिकॉर्ड किया गया था। फिर भी ये प्रश्न पूछने का कारण कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये देखना था। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलने में कुशल न हो और अपने चेहरे पर भाव छिपाने में सक्षम न हो तो वह आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना बंद कर रहा हूं और आपकी शक्ति का स्तर माप रहा हूं। पॉल ने उनसे गोले पर हाथ रखने को कहा, जबकि उसने एक कागज निकाला और उस पर जानकारी लिखनी शुरू कर दी। रेक्स 21 वर्ष, शीर्ष शिष्य रैंक। प्रिया 21 वर्ष, प्रारंभिक शिष्य रैंक। एलेक्स और रिया ने अपना स्तर गिरा दिया था और एक नौसिखिए की तरह व्यवहार कर रहे थे जो दुनिया के तौर तरीकों से अनभिज्ञ थे। उनकी प्रेम भरी निगाहों को देखकर पॉल ने आह भरी और कहा, तुम दोनों स्वर्ग से बनी जोड़ी लगते हो। आगे जो रास्ता है वह तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, लेकिन इतनी आसानी से हार मत मानो। अब क्या तुम वहां उस डमी को देख रहे हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे उस पर हमला करो। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे लगा जैसे यह आदमी इस इमारत को एलेक्स द्वारा उड़ा देने के लिए कह रहा है, जिससे उसकी पीठ पसीने से भीग गई। उसे डर था कि एलेक्स सब कुछ उड़ा देगा, इसलिए उसने पहला कदम उठाने का फैसला किया। रिया ने एक खंजर लिया और कठपुतली पर झपट्टा मारा तथा उस पर कई बार वार किया, जिससे उसमें कई छोटे छोटे छेद हो गए। अच्छा, अगला। एलेक्स ने हथियार स्टैंड से एक भाला निकाला और कठपुतली के सामने खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कठपुतली ऐसी सामग्री से बनी थी जो सर्वोच्च महाकाव्य स्तर के हमले को झेल सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने गहरी सांस ली और अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया और अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाया, जिससे उसकी ताकत बढ़ती गई और उसका वजन केंद्र स्थानांतरित हो गया। रिया ने चिंता के कारण अपने नाखून लगभग चबा लिए, क्योंकि उसे लगा कि एलेक्स इमारत को उड़ा देगा। एक स्प्रिंग की तरह उसका शरीर आगे की ओर उछला और उसने अपना भाला आगे बढ़ाया। स्विश, एक लाल रंग की रोशनी गुजरी और कठपुतली की छाती पर एक छेद दिखाई दिया। कमरे में एक हल्की फुहार आते ही रिया का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ भी गलत न पाकर पॉल ने उनका अवलोकन किया और उनका विश्लेषण किया। कुछ क्षण विचार करने के बाद वह बोला, रेक्स, मैं तुम्हें ई ग्रेड दूंगा और प्रिया, तुम्हें एफ ग्रेड साइलेंस मिलेगा। एलेक्स की अभिव्यक्ति खराब हो गई, जैसे कि उसने गंदगी पर पैर रख दिया हो। लाइसेंस ग्रेड को जी से एस तक बढ़ा दिया गया। जी को ज़्यादातर नए लोगों को दिया जाता था जो अभी अभी जागे थे और एस को लीजेंडरी रैंक और उससे ऊपर की रैंक दी जाती थी। यहाँ तक कि राज्यों और साम्राज्यों को भी उनके साथ गंभीरता से पेश आना पड़ा। ई रैंक के साथ वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था और ग्रेड बढ़ाने में उसे काफ़ी समय लगेगा। कम से कम वह अरखाम में सुरक्षित रूप से घूमने में सक्षम हो सकेगा। निराश मत हो बच्चे, तुम्हारी योग्यता तुम्हें डी या सी रैंक दिलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। चूंकि तुम नए हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी केवल इतना ही दे सकता हूँ। कुछ प्रोत्साहन मिलने के बाद एलेक्स कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रिया ने उसे खींचकर यथासंभव दूर जाने का प्रयास किया। अजीब बात है, लड़की इतनी जल्दी में क्यों थी? पॉल ने बुदबुदाया और सोचा कि शायद उन दोनों की कुछ और योजना थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
पॉल उस कठपुतली की ओर बढ़ा जिसके संदूक में छेद था, लेकिन जब उसने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया तो वह भौंचक्का रह गया। क्या हमला यहाँ तक पहुँच गया? पॉल ने बुदबुदाया और छेद को छुआ। नल, ये सिर्फ एक छोटा सा नल था और शुरू में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जल्द ही दीवार में कंपन होने लगा। क्या हो रहा है? पॉल चिल्लाया और दीवार की ईंटें गिरने से उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। दुश, दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और मलबा चारों ओर फैल गया। पॉल, ये शोर क्या था? तेज आवाज में चिल्लाते हुए लाल बालों वाली महिला अंदर आए और विनाश देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धूल के ढेर में से धूल से लथपथ एक आदमी प्रकट हुआ और जोर जोर से खांसने लगा। पॉल, प्रिय, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कृपया मेरा विश्वास करो। वह व्यक्ति जो पहले शांत स्वभाव का व्यवहार करता था, अब महिलाओं के सामने एक डरपोक व्यक्ति बन गया। डॉट 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 डॉट। इस बीच घटना की तैयारी करने वाला व्यक्ति सड़क पर सामान्य रूप से टहलता रहा। मेरा विश्वास करो रिया, मैंने अपनी शक्ति पर नियंत्रण कर लिया है। तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा मन दीवार में घुस गया होगा और उसे तोड़ दिया होगा। वह इसे मुझे कम रैंक देने के मुआवजे के रूप में सोच सकता है। अगर वह किले में होता तो मेरी एक नज़र से ही वह डर कर पागल हो जाता। एलेक्स के बुरे हाव भाव को देखकर रिया ने एक क्षण सोचा और बोली, महाराज, यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम किले में मेरे द्वारा बनाए गए लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। एलेक्स के कदम रुक गए और उसने पूछा, लाइसेंस? रिया ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास ही से एस तक सभी ग्रेड के लाइसेंस हैं। मेरे पास शैडो क्वीन नाम से एसएस रैंक का लाइसेंस भी था। रिया की बातें सुनकर एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह लगभग पीठ के बल गिर पड़ा। तुमने यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही? तुमने पूछा नहीं, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, जिससे एलेक्स अविश्वास में बेहोश हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे एक उपन्यास लिखना चाहिए। मेरी पत्नी एक एसएस रैंक एडवेंचरर है, एलेक्स ने निराश भाव से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 417-415। हत्या करके सामग्री इकट्ठा करना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 415। हत्या करके सामग्री इकट्ठा करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कहीं जंगल के पास। आसपास का वातावरण ठंडा और बर्फीला था। सर्दी अपने चरम पर थी और सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ भारी वर्षा भी होती थी। बर्फीली जमीन पर दौड़ता हुआ एक आदमी अंधेरे कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ता है, आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। एलेक्स एक ही तेज गति से पेड़ पर चढ़ गया। धुंध ने उसकी दृष्टि को ढक लिया था, इसलिए वह अपने आसपास की स्थिति को ठीक से नहीं देख पा रहा था। एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली घुमाई। हवा उसके हाथ में संघनित होकर नाचने लगी और फिर एलेक्स ने संपीड़ित हवा का एक शॉट दागा। स्विश! एलेक्स के सामने का धुंध का आवरण एक क्षण के लिए हट गया और एलेक्स की नज़र शिकार पर पड़ी। टकराना। जिस शाखा पर एलेक्स खड़ा था, वह उसकी छलांग के कारण फट गई और जैसे ही वह दूसरे पेड़ पर उतरा, उसने फिर से छलांग लगा दी। लाइसेंस मिलने के कुछ समय बाद ही एलेक्स ने जंगल में शिकार के लिए मिशन पर जाना शुरू कर दिया। वह सीमावर्ती क्षेत्रों में घूमते रहे और जंगलों में शिकार करते रहे तथा अपने रास्ते में आने वाली गंदगी को साफ करने का प्रयास करते रहे। एक उड़ान अवधि के साथ वह एक दिन में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था, जिससे उसकी सीमा का विस्तार हो गया क्योंकि वह सीमा पार और इधर उधर जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रास्ते में उन्होंने आसपास के वातावरण में आए बदलावों का भी निरीक्षण किया। उसके रास्ते में कई सैनिक थे और साहसिक गिल्ड लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उसने खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके बारे में पूछताछ करने पर एलेक्स को पता चला कि अरकाम पूर्वी क्षेत्र में जंगल के अतिरिक्त मार्ग को बंद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि वहां मियाजमा का तेजी से प्रसार हो रहा है, जिससे एलेक्स का परिचालन भी रुक गया है। एलेक्स सीमाओं में परिधि की खोज करना चाहता था, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा थी और वहां कई महान रैंक भी थे। इसलिए फिलहाल वह केवल जानवरों का शिकार कर रहा था, विशेषकर उन जानवरों का जो संक्रमित हो गए थे और यहां से भागकर आए थे। एलेक्स ने अंततः एक काले असुर भालू को सब कुछ नष्ट करते हुए देखा। हाँ, बहुत दिन हो गए जब से मैंने भालू से लड़ाई की है। असुर भालू पारमार्थिक रैंक तक ही सीमित थे, लेकिन उनसे पहले एक भालू पौराणिक रैंक का था और वह एक अंधकार में अशुभ आभा दे रहा था। असुर भालू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपना सिर उठाकर एलेक्स की ओर देखा। दोनों कई सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। CRRRR। जब भालू ने देखा कि एलेक्स हिल नहीं रहा है, तो वह गुर्राने लगा और उसका कंपन हर जगह फैल गया। एलेक्स ने भ्रमित भाव से उसे देखा। एलेक्स देख सकता था कि भालू धुएं के कारण दूषित हो गया था, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई थी और वह उन्मत्त अवस्था में था। फिर भी एलेक्स को देखकर उसे थोड़ा डर महसूस हो रहा था। वह एलेक्स की उपस्थिति से खतरा महसूस कर रहा था और एलेक्स को हराने की अपनी संभावनाओं का विश्लेषण कर रहा था। एलेक्स ने पता लगाया था कि यह मियाजमा उस गहरे धुंध का उन्नत संस्करण था जिसका प्रयोग राइट और एमीडॉन ने प्रयोग के लिए किया था, और वहां उन्होंने जो मारक औषधि खोजी थी वह इनके विरुद्ध पूरी तरह बेकार थी।
इससे व्यक्ति अपनी चेतना खो बैठा, लेकिन भालू ठीक हो गया और दुख की बात यह है कि केवल वही ऐसा नहीं था। उसने कई जानवरों को मार डाला था और वह मियाज्मा से प्रभावित था, लेकिन चूंकि वे निचले स्तर पर थे इसलिए उसने सोचा कि उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वह गलत था। शिंग, एलेक्स एक और कूद गया और बर्फ से बना एक भाला पागलों की तरह तेज गति से एलेक्स के पास से गुजरा। बैंग बैंग, स्पीयर्स एलेक्स की ओर उड़ने लगी और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदने से बच गया। भालों ने पेड़ के तने को छेद दिया और पीछे वाले पेड़ पर जा लगे। एक और भाला आगे की ओर चला। एलेक्स ने उसे चकमा नहीं दिया, बल्कि पूरी ताकत से भाले पर प्रहार किया। एलेक्स की बाँह थोड़ी हिली, लेकिन भाला सीधा वार करके एलेक्स को 2 हिस्सों में बांटकर आर पार हो गया। एलेक्स ने अपना पैर जमीन पर पटका और पूरी गति से आगे की ओर भागा। भालू आक्रामकता से दहाड़ने लगा, तभी एक और भाला निकला जो घनी आभा के साथ सीधे एलेक्स पर जा लगा। एलेक्स का शरीर तीव्र गति से भालू की ओर बढ़ा और उसके लिए हमले से बचना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ को आभा से लपेटा और भाले की तीखी नोक पर पटक दिया। धमाका, भाला टुकड़ों में फट गया और धूल का एक बर्फीला ढेर बन गया और एलेक्स धूल से होकर गुजरा। उसने पाया कि भालू उसके सामने प्रकट हुआ और उसने एलेक्स पर अपने खुरदरे पंजे से वार किया। धमाका, पूरा जंगल एक झटके से हिल गया और एलेक्स का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एलेक्स अपनी तलवार से हमले को रोकने में सक्षम था, लेकिन परिणाम के कारण वह दूर फेंक दिया गया। एलेक्स, जो मध्य हवा में था, उसकी ओर आ रहे एक असुर भालू के पंजों से कट गया। एलेक्स ने अपनी उड़ान का उपयोग अपनी दिशा बदलने के लिए किया। बूम 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 बूम, उसके पीछे पंजे के निशान उभर आए और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। एलेक्स ने अपने शरीर को हवा में घुमाया और पेड़ के तने पर उतरा तथा अपने घुटनों को स्प्रिंग की तरह मोड़ लिया। और तब टकराना, जैसे कोई दबा हुआ स्प्रिंग खुल गया हो। एलेक्स ने ट्रंक पर लात मारी और एक बार फिर से भालू की ओर फेंका। पूरा पेड़ हिल गया और तना उड़ गया। असुर भालू को एलेक्स से खतरा महसूस होता है और वह एलेक्स को पकड़कर अपना थूथन पूरी तरह से खोल देता है। एलेक्स ने देखा कि काले रंग की एक शक्तिशाली किरण उसकी ओर आ रही है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही है। स्विश, एलेक्स के शरीर की आभा फट गई और उसकी तलवार पर लाल रंग की आभा परत दर परत बन गई। एलेक्स ने अपनी तलवार पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे आगे की ओर धकेल दिया। भेदी जोर, चमचम, कागज के फटने जैसी आवाज सुनाई दी और प्रकाश की एक अत्यंत विनाशकारी किरण एलेक्स की ओर बढ़ी, रुक गई और 2 हिस्सों में फट गई। ये दृश्य देखकर असुर भालू की आंखें बड़ी हो गईं और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, हल्की हवाएं उसके पास से गुजरीं और कोई चीज उसकी गर्दन के पास से गुजरी। धप, विशाल शरीर अपनी अंतिम सांस लेने के बाद जमीन पर गिर जाता है। एलेक्स उसके पास उतरा और अपनी जीभ चटकाते हुए बोला, कोर को बेचा नहीं जा सकता, जिससे कीमत आधी रह जाएगी। मुझे यथासंभव कीमती सामग्री इकट्ठा करने की जरूरत है। एलेक्स ने धुंध के स्रोत की तलाश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और जल्द ही उसे दूर से बाड़ें दिखाई देने लगीं। वहां शिकार करने के लिए कोई शक्तिशाली जानवर नहीं था, इसलिए हताश भाव से उसने लाश को उठाया और लूना शहर की ओर उड़ चला, जहां उसका दल मौजूद था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 418-416, रिया का डर। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 416, रिया का डर। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने चंद्र शहर में प्रवेश करने से पहले खुद को साफ किया। लूनार सिटी क्रेस्टफोर्ड शहर से 290 किलोमीटर दूर था और अपनी अपराध दर के लिए प्रसिद्ध था। लूना सिटी खोपड़ी गिरोह का आधार था जो यहां शासन करता था और लोगों को लूटता था। किसी भी पर्यटक या साहसी व्यक्ति के लिए यह स्थान बिल्कुल अस्वीकार्य था, लेकिन एलेक्स के लिए यह सौभाग्य का शहर था। एलेक्स सीधे ऊंची इमारत की ओर चला गया जो अन्य जर्जर इमारतों से एकदम विपरीत थी, क्योंकि यह खोपड़ी गिरोह का आधार थी। नमस्ते सर रेक्स, कृपया आज मैंने जो ताज़ा रोटी पकाई है उसे देखिए। सर रेक्स, यह आपके लिए एक उपहार है। कृपया मेरी ओर से अपनी पत्नी को नमस्ते कहें। मैं आपकी बातें आप तक पहुंचा दूंगा, गीता आंटी। अंकल डॉन, रोटी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आंटी में, एलेक्स ने हंसते हुए अभिवादन का उत्तर दिया। इस बीच उसके खाली हाथ तरह तरह की चीजों से भर गए थे। नागरिकों की गर्मजोशी और खुशी भरी हंसी देखकर एलेक्स ने अपना सिर हिलाया। वे सभी खोपड़ी गिरोह द्वारा आतंकित थे जब तक कि एलेक्स ने मामले को अपने हाथ में नहीं ले लिया। वह केवल गिरोह को लूटना चाहता था और अपने प्रवास के दौरान इसके सदस्यों की मदद लेना चाहता था, लेकिन इससे सबसे अधिक लाभ कोई और नहीं बल्कि ये आम लोग ही थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन लोगों को सुंदर जोड़े एलेक्स और रिया से तुरंत लगाव हो गया और उन्होंने उन्हें घर बसाने में मदद करने की पूरी कोशिश की। इस शहर का कोई मेयर नहीं था और लोग चाहते थे कि एलेक्स यहाँ का मेयर बने, लेकिन एलेक्स ने इनकार कर दिया। इस शहर के प्रभारी कुलीन को जल्द ही यह खबर पता चल जाएगी और वह परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा, लेकिन अरखाम में चल रहे जन आंदोलन को देखते हुए वह व्यस्त लग रहा था।
एलेक्स उसके यहाँ आने का इंतजार नहीं करना चाहता था और जब वह चला जाएगा तो वह व्यक्तिगत रूप से उससे निपट लेगा। एलेक्स ने एक जोरदार चीख सुनी और जल्द ही 6 भारी भरकम लोगों को गंभीर भाव के साथ उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। वे एलेक्स के सामने एक तीखी चमक के साथ खड़े थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि खूनी लड़ाई होने वाली है। लेकिन अचानक ही उनके हाव भाव बदल गए और सबने सिर झुकाकर पिल्ला जैसी निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? सर से सामान ले रहे हो? तुम उन्हें ये सब कैसे ले जाने दे सकते हो? सर, कृपया अपनी भुजाओं पर बोझ न डालें। इस नौकर को सामान उठाने दो। वे लोग बुदबुदाए और एलेक्स से सामान छीन लिया। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। तुम धीरे धीरे सभ्य व्यक्ति बनना सीख रहे हो, एलेक्स ने बुदबुदाया और उन्हें थपथपाया। ये सब आपका आशीर्वाद है सर। आपने हमें प्रकाश दिखाया है और हमारी दयनीय और भटकी हुई आत्माओं को सही रास्ते पर लाया है। एलेक्स ने अपनी हंसी दबा ली और मैल्कम की ओर देखा। ये वही आदमी था जो 4 दिन पहले उसका मजाक उड़ा रहा था और एलेक्स ने उसे कुत्ते की तरह पीटा था। चरमराहट। एलेक्स घर में दाखिल हुआ और तहखाने की ओर चला गया जहां एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र था। उसने देखा कि रिया पैरों पर पैर रखकर ध्यान कर रही है। उसकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वह उसका सामना नहीं कर पा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले तो वह ठीक थी, लेकिन जब एलेक्स ने उसे अंधेरे के प्राणी का शिकार करने के लिए खींचा तो उसने अंधेरे मन को तेजी से नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने वासना की शक्ति पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था और अब दूसरी शक्ति उत्पात मचा रही थी। इसलिए वह खुद को शांत करने और अपनी शक्ति से परिचित होने की कोशिश कर रही थी। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, आज तुम्हें क्या मिला? एलेक्स ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक लाश निकाली और उसे रिया के सामने रख दिया। रिया ने अपनी भौहें उठाईं तो उसने कांपते हाथों से लाश की ओर इशारा किया। एक पौराणिक श्रेणी का असुर भालू। एलेक्स ने सिर हिलाया और अपने हाथों को छाती पर रखकर दीवार से टिक गया। अरखाम में स्थिति बदतर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उच्च अधिकारी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। रिया, ऐसा लगता है कि हमें लॉकहार्ट की मुख्य शाखा को जल्दी से प्राप्त करने की आवश्यकता है, एलेक्स ने गंभीर भाव से कहा। एलेक्स के पास एक टोकन था जिससे उसे यवोन के समान पूर्ण दर्जा प्राप्त था। लेकिन समस्या ये थी कि लॉकहार्ट व्यापारी समूह का केवल उच्च पदस्थ सदस्य ही टोकन की पहचान कर सकता था, क्योंकि यह अत्यधिक गोपनीय था। यदि वह उन लोगों को ये संकेत दिखा दे जो इसके बारे में नहीं जानते, तो वे इसे मनगढ़ंत समझ सकते हैं। लॉकहार्ट शाखा समूह की मुख्य शाखा अरखाम की राजधानी अर्लिंगटन शहर में स्थित थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परिधि में प्रवेश पाने के लिए एलेक्स को कोई कारण बताना होगा। इसलिए मियाज़मा के सुराग की तलाश करते हुए एलेक्स ने कई उच्च श्रेणी के जानवरों को मार डाला और जानवरों में कीमती सामग्री जमा कर दी। पौराणिक रैंक का एक शव जानवर के प्रकार के आधार पर 1,000,3000 में बेचा जा सकता है। रिया गहरी दिलचस्पी के साथ लाश का विश्लेषण कर रही थी और अचानक उसे एक सिहरन महसूस हुई क्योंकि उसने अंदर काले रंग का मैनारिस्ते देखा। एलेक्स, ये क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे? रिया ने पीछे हटते हुए कहा। एलेक्स रिया की ओर बढ़ा और उसके बालों को सहलाते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हाँ, चूंकि इस जानवर का शुद्ध मान दूषित हो गया था और काले मान में परिवर्तित हो गया था, इसलिए आप मान के प्रवाह को महसूस करने में सक्षम थे। यह अच्छी बात है रिया। एलेक्स ने आभा के भयभीत भाव को देखकर उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। यह इस बात का संकेत है कि आप धीरे धीरे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या नहीं। मुझे डर है कि मैं खुद को खो दूंगी और आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हूं। मुझे लगता है कि मेरी शक्तियां मुझ पर हावी हो जाएंगी और मुझे नियंत्रित करेंगी। मैंने सोचा था कि यह वासना की शक्ति है जिसे मुझे नियंत्रित रखना है, लेकिन उस दिन मैंने जो शक्ति दिखाई वह 100 गुना अधिक खतरनाक थी। याद रखो कि लड़ाई मुझे डराती है। अंधेरे की शक्ति मुझे घिनौनी लगती है, लेकिन साथ ही यह मुझे संपूर्णता का एहसास कराती है। ये काफ़ी जटिल है, लेकिन जो भी हो, शायद मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जो विनाश के अलावा कुछ नहीं करती। रिया बोली और उसकी आंखें नम और नम हो गईं। रिया, अगर तुम्हारे पास वह शक्ति नहीं होती तो हम जीवित नहीं होते। एलेक्स मुस्कुराया और अपने आंसू पोंछे। हमें इन चीज़ों के सकारात्मक पक्ष को भी देखना चाहिए। एलेक्स रिया के दिल में हर दिन होने वाली बेचैनी को महसूस कर सकता था। ये बात उसे डरा भी रही थी क्योंकि उसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अंधकार की शक्ति और वासना की शक्ति मिलकर रिया को किसी ऐसी चीज़ में बदल सकती है जिसके बारे में सोचने से भी उसे डर लगता था। उन्हें केवल वासना की शक्ति को शांत करना सिखाया गया था, अन्य किसी शक्ति को नहीं। और यहाँ तक कि देवी भी इस बारे में चुप रहती हैं, चाहे वह कितनी भी बार पूछे। हर चीज़ का एक अच्छा और एक बुरा पक्ष होता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इसे तुम्हें निगलने नहीं दूंगा और तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा कि तुम कौन हो। एलेक्स ने उसके होठों को पकड़ते हुए कहा। रिया का शरीर कांप उठा और वह एलेक्स के अचानक आगे बढ़ने से आश्चर्यचकित थी, लेकिन एलेक्स ने उसे जाने नहीं दिया क्योंकि उसका स्वाद इतना मीठा था कि एलेक्स उसे जाने नहीं देना चाहता था। आज की तरह मैं तुम्हें अपने शरीर से याद दिलाऊंगी कि तुम एलेक्स वॉन लियोनहॉर की पत्नी हो। मैं अपनी उपस्थिति तुम्हारे दिल में अंकित कर दूंगी। मैं अपूरणीय हूँ, एलेक्स ने रिया को राजकुमारी की तरह उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा।
जानवर, रिया ने धीरे से कहा और थोड़ा प्रतिरोध दिखाया, हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल मिठास और गर्मी से भरकर धड़क रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 419-417। क्या यह एक यातना कक्ष है? गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 417। क्या ये यातना कक्ष है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक गाड़ी अपने अगले गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी। इसके अंदर एलेक्स और रिया बैठकर बाहर का दृश्य देख रहे थे। उनके साथ जॉनसन और 5 अन्य लोग भी थे। मैक्स और ऑन को लूना शहर में छोड़ दिया गया है और उन्हें काम आने वाली जानकारी की तलाश करने का आदेश दिया गया है। वे अर्लिंगटन जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्हें एक खास सरदार से मिलने के लिए रुकना पड़ा। उनकी गाड़ी ऑक्सहेल्म शहर में पहुंची, जिस पर काउंट ग्रे नामक एक कुलीन परिवार का शासन था। वह व्यक्ति जो गंदगी से भरे स्थानों का प्रभारी था। उसके अधीन सभी शहरों पर सिंडिकेटों का शासन था जो लोगों को जमा करके काउंट ग्रे के खजाने को भरते थे। एलेक्स, मुझे लगता है कि हम दोनों को चुपके से अंदर जाकर उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। हम यहाँ इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? रिया ने असमंजस में पूछा। काउंट ग्रे भ्रष्ट और संदिग्ध लग रहा था। अरकाम के बुरे समय में भी वह सम्राट पर आरोप लगा रहा है और उसके साथ परेशानी मोल लेने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स ने कहा, उसका व्यवहार कई सवाल खड़े करता है और हाँ, उनमें से कई हैं। क्या यह अरकाम की समस्या नहीं है? आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? रिया ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। एलेक्स रिया के हाव भाव देखकर हंस पड़ा। क्या तुम्हें वह व्यक्ति याद है जो हमें मारने आया था? एलेक्स ने जैसे ही उसका नाम लिया, रिया की भौहें तन गईं और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने साफ साफ कहा कि उसके पास 2 काम हैं, एक मुझे मारना और दूसरा नूह और उसके आदमियों से छुटकारा पाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और उन्हें कौन काम पर रख सकता है? एलेक्स ने पूछा। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कुलीन वर्ग विरोध कर रहे हैं और विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ही ऐसा किया है? शायद या शायद नहीं। एलेक्स ने अपनी थोड़ी रगड़ी और कहा, काउंट ग्रे हमारे लिए एक उपयुक्त लक्ष्य था। चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए मैं एक नज़र डालना चाहता था। भले ही वे इसके पीछे न हों, लेकिन उनका उस गुप्त संगठन से संबंध हो सकता है। रिया एलेक्स के गंभीर चेहरे को घूरती रही। वह जानती थी कि वह किस संगठन की बात कर रहा था। पिछले 1 साल से वे इसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके संचार के साधन काफ़ी गुप्त थे और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति उनके मुख्यालय के बारे में नहीं जानता था। ये तो और भी अजीब बात है कि लोग बिना कुछ जाने ही किसी संगठन के साथ सौदा कर लेते हैं। यहाँ तक कि मैजिक टॉवर को भी इस संगठन द्वारा इस्तेमाल किए गए स्क्रॉल से निपटने में कठिनाई हुई। दस्तक दस्तक। जॉनसन के शीशे पर थपकी से एलेक्स अपने विचारों से बाहर आ गया। हम यहाँ हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। रिया, तुम यहीं रहोगी क्या? क्यों? रिया ने चिढ़कर पूछा। अब से तुम कम लड़ो तो बेहतर है। मैं चाहता हूं कि तुम स्वस्थ हो जाओ और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की आदत डाल लो। इसलिए जब तक मैं न कहूं, तुम्हें इसका इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। एलेक्स ने सख्त नज़र से कहा। उसकी निराश सूरत देखकर एलेक्स ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसके माथे को चूम लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी रानी, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। एलेक्स रिया को शांत करने के बाद बाहर चला गया और शहर के केंद्र में सबसे बड़ी हवेली को देखने लगा। जॉनसन ने सलाह दी, सावधान रहें, रिया का ख्याल रखना और अगर तुम्हारा सामना किसी चीज़ से हो तो उसे लड़ने मत देना। एलेक्स ने आदेश दिया और उसकी छवि गायब हो गई। ... ग्रेज मैंशन में कहीं एक आदमी अंधेरे से भरी सुरंग से होकर गुजरा और बाहर निकलने के बाद उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाई। अब वह एक प्राचीन दिखने वाली संरचना के गलियारे में था। इस स्थान को प्रकाशित करने वाला प्रकाश का एकमात्र स्रोत दीवारों में से एक पर जलती हुई मशाल थी। कम रोशनी की स्थिति के कारण वह अपनी आंखों को सिकुड़कर देखता है कि उसका रास्ता अंधेरे से अवरुद्ध हो गया है। उसने बगल से एक ज्वाला मशाल निकाली और दीवार पर अपनी उंगली फिराने के बाद उसे फेंक दिया। मशाल दीवार पर एक उभरी हुई वस्तु से टकराए और उसमें आग लग गई, जो एक सीधी रेखा में फैल गई और अंततः एक लाइन बन गई। जल्द ही अंधेरी दीवार में एक दरवाज़ा दिखाई दिया। उनका स्वागत दोनों ओर व्यवस्थित ढंग से रखे हथियारों के प्रदर्शन को देखकर हुआ। लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, भाले, गदा, खंजर, ढाल और भी बहुत कुछ। दीवार के सामने हथियारों की एक विशाल श्रृंखला अंतहीन रूप से रखी हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लग रहा था मानो ये स्थान युद्ध के लिए हथियारों का भंडार है, क्योंकि प्रत्येक हथियार उच्च श्रेणी का था। वह आदमी हथियारों की कतार को पार करके दूसरे छोर पर पहुंचा जहां विभिन्न चीजें मौजूद थीं। चारों ओर खजाने और धन से भरे बक्से पड़े थे। वहां कई अलमारियां थीं जिनमें स्क्रॉल और चर्मपत्र रखे हुए थे, सोने और विभिन्न धन से लदे हुए संदूक, और खजाने के बीच में एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था जिसमें से एक अशुभ आभा निकल रही थी। उसे घूरते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा और उसकी आंखें चमकने लगीं।
ऐसा लग रहा था मानो उसे बक्से से पुकार कर कहा जा रहा हो कि यह उसका और केवल उसका है। उन्हें प्रारंभिक पारलौकिक पद पर नियुक्त किया गया। वह बूढ़ा हो गया था और उसकी स्पर्श क्षमता समाप्त हो गई थी। जब वह हार मानने के कगार पर था तो उसने पूर्ण सत्ता हासिल करने का रास्ता खोज लिया। कई वर्षों से वह इस अदला बदली के लिए चीजें इकट्ठा कर रहा था और अंततः उसे सफलता मिल गई। हालांकि यह अजीब था कि दूसरे पक्ष ने पहले उनसे संपर्क किया और कम कीमत पर समझौता करने पर सहमत हो गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जब तक वह अधिक शक्तिशाली हो सकता था और अधिक समय तक जीवित रह सकता था, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अधिक शक्ति के साथ वह एक बार फिर गौरव से चमक उठेगा। वह मेज की ओर बढ़ा और बक्से के सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं और उसका हृदय प्रसन्न हो उठा। हालांकि जैसे ही वह बक्सा खोलने में सफल हुआ, उसने किसी की तेज चीख सुनी जिससे वह चौंक गया। यह अंधेरी जगह क्या है? क्या ये यातना कक्ष है? आदमी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और एक छोटे लड़के को अंधेरी दीवार से बाहर निकलते देखा। लड़का जो इत्मीनान से अंदर आया था, अचानक रुक गया क्योंकि उसकी आंखों में अपार धन संपत्ति का दृश्य प्रतिबिंबित हो गया और फिर उसकी नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर टिक गई जो लड़के की जानलेवा नज़र देखकर पीछे हट गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 420-418 अंधकार से घिरा हुआ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 418 अंधेरे से घिरा हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रे हवेली में प्रवेश करने के बाद एलेक्स ने अपने मैना सेंसर का उपयोग करके हवेली के नीचे एक बड़ा तहखाना ढूंढ निकाला। उसने देखा कि काउंट ग्रे अकेले ही अंदर आ रहा है, इसलिए वह उसके पीछे चला गया। काउंट ग्रे सिर्फ ट्रांसेंडेंट रैंक पर था और उसे कोई खतरा नहीं था। एक क्षण के लिए तो वह बहुत प्रसन्न हुआ जब उसने अंदर प्रवेश किया और देखा कि इस कमीने ने दूसरों से कितना धन लूटा है, लेकिन अचानक उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास होने लगा, क्योंकि उसने देखा कि काउंट ग्रे एक बक्सा खोलने की कोशिश कर रहा था, जो एक अशुभ संकेत दे रहा था। इसे मत खोलो, एलेक्स चिल्लाया। काउंट ग्रे ने उस आदमी को यहाँ देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? काउंट ग्रे गुस्से से चिल्लाया। एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि काउंट ग्रे की ओर तेजी से बढ़ा। काउंट ग्रे के दिल में एक बुरा शकुन होने लगा और उसने सोचा कि वह आदमी बक्से के लिए यहाँ आया है। वह बिजली चुराना चाहता था। ढालें! काउंट ग्रे चिल्लाया और एलेक्स, जिसने कुछ सेकंड में कई मीटर की दूरी तय की थी, उसके करीब आया, लेकिन एक अदृश्य ढाल ने उसे रोक दिया, जिसने रिबाउंड के कारण उसे पीछे धकेल दिया। काउंट ग्रे घबरा गया और उसने जल्दी से उस डिब्बे को खोला जिसमें एक काली गोली रखी थी जिससे गहरा आभा निकल रहा था, और उसने तुरंत उसे अपने मुंह में डाल लिया। लानत है! एलेक्स ने अपने दांत पीस लिए और मुट्ठी बांधकर बैरियर पर मारा। टकराना! पूरा मार्ग हिल गया और उसमें एक छोटी सी दरार आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने बार बार अपनी मुट्ठी पटकी जिससे चारों ओर कंपन होने लगा। जमीन हिल गई और जल्द ही बैरियर टुकड़े टुकड़े हो गया। जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ा, एक शक्तिशाली बल ने उस पर हमला कर दिया। कहीं से भी शक्तिशाली अंधकार की आभा फूट पड़ी और उसके केंद्र में एक आदमी खड़ा था जो अपनी गलतियों पर चिल्ला रहा था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मुझे क्या हो रहा है? वह तीव्र पीड़ा के कारण भयभीत होकर चिल्लाया। उसकी नसें फूल गईं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। एलेक्स को रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई जब उसने देखा कि काउंट ग्रे को अंधेरे के एक विशाल ढेर ने घेर लिया है और वह व्यक्ति पिघलता हुआ प्रतीत हो रहा था। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अनजान चीज़ उसे अपनी गिरफ्त में न ले ले। वह ऐसी चीज़ को देख रहा था जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। वह बहादुर तो था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। जब तक उसे पता ना हो कि क्या हो रहा है, वह उस घिनौने जानवर को छूने वाला नहीं था। आखिर मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं? एलेक्स ने निराश होकर खुद से सवाल किया, क्योंकि उसे यह बहुत अजीब लगा। एलेक्स ने अपनी तलवार उठाई और अपने सामने मौजूद चीज़ को देखते हुए एक हल्का सा तात्विक प्रहार करने की तैयारी की। एलेक्स ने प्रकाश से बने भाले भी चलाए, लेकिन वह काले कोहरे से अवरुद्ध हो गया जिसने उसकी दृष्टि को पूरी तरह से ढक दिया। वह आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। शायद वह ऐसा कर सकता था यदि वह डार्कनेस मैना का उपयोग करता, लेकिन वह अनावश्यक रूप से डार्क मोड पर स्विच नहीं करना चाहता था। जल्द ही काला कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा और एक छायादार आकृति खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों से गहरा हरा प्रकाश निकल रहा था और उसका पूरा शरीर काले कवच से घिरा हुआ लग रहा था। एलेक्स देख सकता था कि वह आदमी जिंदा था, लेकिन वह खुद खोया हुआ लग रहा था। आदमी का वर्तमान रूप उस छाया दानव जैसा था जिसे एलेक्स ने नरक में देखा था। मुझे मत बताओ, जो चीज़ ये पहले खाता था वह एक सामान्य मनुष्य को छाया दानवों के समान अंधकार के एक छायादार प्राणी में परिवर्तित कर सकती थी। छाया दानव शैतान द्वारा बनाए गए नरक के रक्षक थे। वे मानव जैसे दिखते थे, सिवाय इसके कि उनका शरीर मजबूत था और वे अंधकार के कवच से ढके हुए थे। चीख!
एलेक्स के सामने छाया आकृति ने एक पार्श्विक चीख निकाली। उसके हाथ से नुकीले पंजे निकले और वह एलेक्स की ओर झपटा और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगा। एलेक्स ने अपनी तलवार पीछे खींच ली और एक ओर से उसे चकमा दिया, जिससे उसका पंजा जमीन पर जा लगा और पंजे का निशान रह गया। चकमा देते हुए एलेक्स ने अपनी तलवार लहराई, जिसे छायादार प्राणी के दूसरे हाथ ने रोक दिया। चिपक जाओ। एलेक्स की तलवार हिली और उसकी आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी। बिल्कुल, इसके पंजे धातु की तरह मजबूत हैं और इसका कवच भी बहुत मजबूत हो सकता है, एलेक्स ने इधर उधर भागते हुए कहा। छाया दानव ने एलेक्स का पीछा करते हुए अपना पंजा फेंका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चीख चीख। एलेक्स ने अपने शरीर को हिलाया और पंजों से बचते हुए मार्ग से छलांग लगाए। छायादार प्राणी जो पहले काउंट ग्रे हुआ करता था, अब अपनी सारी विवेक शक्ति खो चुका है। एलेक्स के अंक को फाड़ना ही उसके दिमाग में चल रहा था। वह अपनी सहज प्रवृत्ति के आधार पर लड़ रहा था और किसी भी चीज़ पर हमला कर रहा था जो उसे खतरा बन रही थी। जैसे ही उसने अपना पंजा मारा, दीवार हिलने लगी और पंजा दीवार से टकराकर नष्ट हो गया। जमीन पर दरारें पड़ गईं और जल्द ही भूकंप के झटके ऊपर तक फैल गए। भूमिगत लड़ाई के कारण पूरा ग्रे महल हिलने लगा और हर कोई बेचैन हो गया। गर्जन। एलेक्स को पकड़ने में असमर्थ, वह उग्र रूप से दहाड़ने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कांप रहा था और अपनी शक्ति के तहत जमीन को नष्ट कर रहा था। इसकी ताकत लीजेंडरी रैंक के शिखर पर थी और ऐसा लग रहा था कि यह मिथिक रैंक बनने से एक कदम दूर है, लेकिन शक्ति अस्थिर होती जा रही है, जिससे यह अधिक उन्मादी हो रही है। सामान्यतः एलेक्स इससे यथाशीघ्र छुटकारा पा लेता, लेकिन एलेक्स की तीव्र इंद्रियों ने कुछ गड़बड़ को भांप लिया और वह उसे ढूंढने में सफल हो गया। वह अचानक हुए घटनाक्रम से सशंकित था। चूंकि काउंट ग्रे गोली लेने के लिए बहुत उत्सुक लग रहा था, इसका मतलब यह था कि गोली हाल ही में आई थी और उसे यकीन था कि यह आज ही आई होगी। इससे एलेक्स को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि डिलीवरी करने वाला आदमी अभी भी हवेली में है या शहर में। और एलेक्स ने गोली के प्रभाव को देखा, इसलिए उसे यकीन था कि दूसरा पक्ष इतना मूर्ख नहीं है कि इस राक्षस को अनियंत्रित होने दे और उच्च अधिकारियों की नज़र में आने दे, क्योंकि यह पूरे शहर के एक हिस्से को नष्ट कर सकता था और अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता था। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे चाहते थे कि काउंट ग्रे आ जाने वाले किसी व्यक्ति को मार डाले। वह नहीं जानता कि उसका आगमन उनकी भविष्यवाणी में था या नहीं, लेकिन मन मानचित्र का उपयोग करने और मन के प्रवाह को महसूस करने के बाद उसने अंततः हवेली से दूर दो चूहों को स्थिति का अवलोकन करते हुए पकड़ लिया। दो अंधेरे कल्पित बौने, एक ट्रांसेंडेंट रैंक पर और एक पीक लीजेंडरी रैंक पर। एलेक्स ने उनके स्थान को चिन्हित कर लिया था और अपनी तलवार को हल्की आभा से ढक लिया था। साथ ही वह सोच रहा था कि उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कैसे दिया जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।